नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का व्याकरण आधारित पाठ रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानते हैं कि कौन कौन से भेद हैं। रचना मतलब बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर भेद जानने से पहले हम जान लेते हैं वाक्य क्या है, वाक्य किस प्रकार बनता है, उसके बाद उसके भेद जानेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं वाक्य क्या है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का जो है व्यवस्थित और सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो यही साधारण परिभाषा अगर हम देंगे तो यही देंगे, शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य शब्दों की व्याकरणिक एवं सार्थक प्रस्तुति है। वाक्य क्या है? शब्दों की व्याकरण के नियमों में शब्द बंध जाते हैं और वो पद बन जाते हैं, तो उन्हीं की सार्थक अर्थ के साथ, अगर वो सार्थक नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वाक्य वो नहीं बन सकता। सार्थक प्रस्तुति क्या है? वाक्य कहलाता है। अब उदाहरण, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। मंजरी का मधुर गीत सुनकर श्रोता झूम उठे। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। अब परिश्रमी व्यक्ति, अगर हम इसको इस तरह से ना रखकर, अगर हम इसको व्यक्ति परिश्रमी सफल होता है अवश्य, अगर हम इस तरह से रखें तो क्या वो सही होगा? नहीं, क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित रूप नहीं है, तो वो वाक्य नहीं कहला सकता किसी भी प्रकार से। तो वाक्य तभी कहला सकता है जब वो व्यवस्थित रूप हो, शब्द व्यवस्थित क्रम में लगे हों। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे हम। कौन कौन से भेद हैं? रचना मतलब बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, किस तरह से बने हैं वाक्य। अब वाक्य के जानने से पहले, भेद जानने से पहले हम वाक्य बनता कैसे है, वाक्य के अंग कौन कौन से हैं। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? मतलब कर्ता। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया गया है वो क्या है? उद्देश्य। और उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया गया है वो क्या है? विधेय कहलाता है। अब सबसे पहले, अब वाक्य के अंग जानने के बाद हम बात करते हैं वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल अथवा साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य। अब सबसे पहले जान लेते हैं कौन सा? साधारण अथवा सरल वाक्य। साधारण अथवा सरल वाक्य कौन सा है? इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कई बार उद्देश्य 2 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय जो है वो एक ही रहता है। इनमें एक ही क्रिया होती है, क्रिया एक ही होती है सरल वाक्यों में। इनमें उपवाक्यों का अभाव होता है, मतलब अलग अलग वाक्यों से जुड़कर नहीं बने होते, एक ही वाक्य होता है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है। ये राम उद्देश्य, पुस्तक पढ़ता है विधेय। किसके बारे में बात की जा रही है? राम के विषय में। तो राम क्या है? उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ता है, राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है राम, तो राम के विषय में बताया गया है, तो पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय। मुझे कल दिल्ली जाना है। मुझे उद्देश्य, कल दिल्ली जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है, कल दिल्ली जाना है क्या हो गया? विधेय। राजीव और संजीव चले गए। अब देखिए यहाँ पर 2 उद्देश्य हैं, राजीव और संजीव। उद्देश्य 2 हो गए हैं, राजीव और संजीव चले गए, ये क्या है? विधेय। मीरा पत्र लिखती है। मीरा उद्देश्य, पत्र लिखती है विधेय। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, उद्देश्य 2 भले ही हो लेकिन विधेय एक ही होता है। उपर्युक्त वाक्यों में केवल एक एक विधेय ही है। यह सरल वाक्यों की मुख्य पहचान है। एक ही क्रिया होती है और एक ही विधेय होता है। कई बार वैसे तो उद्देश्य भी एक ही होता है, लेकिन कई बार उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य कौन सा है? दूसरा वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अन्य, अथवा, अन्यथा, अतः इत्यादि जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनके द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्द समुच्चय बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो। इन वाक्यों में कभी कभी अव्यय का लोप भी हो जाता है, कभी कभार जो अव्यय है नहीं भी होता, तो
अब यहाँ पर अगर हम बात करें, दो वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में। साधारण शब्दों में अगर मैं समझाऊं, संयुक्त वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बनता है और दोनों दो उपवाक्यों से मिलकर बनता है, और दोनों ही उपवाक्य जो हैं वो स्वतंत्र होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं दो, किस तरह से हम पहचान करेंगे संयुक्त वाक्य की? राधा आई और मीना चली गई। राधा आई, अगर हम राधा आई की बात करें, राधा आ गई, तो यहाँ पर ये एक वाक्य हो गया, और समुच्चय बोधक अव्यय मीना चली गई, ये दूसरा जो है उपवाक्य हो गया। अब दोनों ही जो वाक्य हैं वो क्या है? वो दोनों ही स्वतंत्र हैं, पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। राधा आई, राधा आ गई, हमें पता चल गया, तो पूरा अर्थ दे रहा है। और अगर इसको करें मीना चली गई, मीना चली गई, तो ये भी पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो दोनों ही वाक्य जो हैं वो स्वतंत्र वाक्य हैं। मतलब स्वतंत्र होने का क्या भाव है? स्वतंत्र होने का अर्थ ये है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, एक के बिना दूसरा वाक्य अधूरा नहीं है। दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, दोनों वाक्य पूर्ण अर्थ देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? संयुक्त वाक्य। चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। अब चुपचाप बैठो ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, चले जाओ ये दूसरा अपने आप में पूर्ण वाक्य, और दोनों इन स्वतंत्र वाक्यों को अन्यथा और इस तरह से इन समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ा गया है। मंजू आई थी, ये भी पूर्ण है, परंतु बिना मिले चली गई। अब मंजू बिना मिले चली गई, परंतु से जोड़ दिया, तो यहाँ पर भी संयुक्त वाक्य है। क्या सोचा था, क्या हो गया? अब यहाँ पर लोप है, अव्यय नहीं है। क्या सोचा था और क्या हो गया, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका लोप है, मतलब छिपा हुआ है अव्यय यहाँ पर। तो ये भी कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। तीसरा देखते हैं, तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन सा होता है? इन वाक्यों में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अब जिस तरह से संयुक्त वाक्य में हमने देखा था दो या दो से वाक्य स्वतंत्र वाक्य थे, अब लेकिन यहाँ पर उपवाक्य हैं। इनमें एक प्रमुख उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। एक दो वाक्यों से मिलकर बना है, मिश्र वाक्य भी दो वाक्यों से मिलकर बना होता है। उनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है, मुख्य होता है जो, और दूसरा जो शेष बच गया वो आश्रित होता है, जिन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य परस्पर योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्दों द्वारा ये है जो है जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, मीना ने बताया कि वह कल कलकत्ता जाएगी। मीना ने बताया, अब मीना ने बताया तो है, क्या बताया है हमें नहीं पता चल रहा। तो इस तरह से मीना ने कुछ बताया तो है, अब वह कल कलकत्ता जाएगी। अगर हम ये करें मीना ने बताया, अब मीना ने बताया ये तो फिर भी कुछ अर्थ दे रहा है, स्वतंत्र है कि मीना ने कुछ बताया है। वह कल कलकत्ता जाएगी। अब अगर हम मीना ने बताया कि अगर हम हटा दें, वह कल कलकत्ता जाएगी, अब ये किस पर आश्रित है? इस पर। क्या है ये? वह कल कलकत्ता जाएगी, तो ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। तो मीना ने बताया है कि वह कल कलकत्ता जाएगी, तो इस तरह से वाक्य पूर्ण होता है। मीना ने बताया, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य है। वह कल कलकत्ता जाएगी, ये कौन सा वाक्य है? आश्रित उपवाक्य, ये उस पर आश्रित है। अब आगे देखते हैं, जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बरसात होने लगी। जैसे ही सुबह हुई तो क्या हुआ? वैसे ही बरसात होने लगी। जो परिश्रमी होता है, अब जो परिश्रमी होता है मतलब फिर आगे क्या? वह अवश्य सफल होता है। जिस लड़के ने नीली शर्ट पहनी है वह परीक्षा में प्रथम आया है। जो अब यहाँ पर विशेषता बता दी गई, जिस लड़के ने नीली शर्ट पहनी है। अब क्या है? जिस लड़के ने नीली शर्ट पहनी है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। वह परीक्षा में प्रथम आया है, तो इसके बिना ये अधूरा है। तो इस तरह से हमने तीनों वाक्यों के विषय में जाना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य में हमने बात की दो वाक्यों की, कैसे पहचाने कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो उसके लिए आगे जानते हैं। अब आइए जानते हैं मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों के प्रकार। मिश्र वाक्य जो हैं उनमें आश्रित वाक्य कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। मिश्र वाक्यों में तीन प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। संज्ञाश्रित उपवाक्य,
विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कौन से होते हैं? यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा के स्थान पर यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, संज्ञा के का रूप में कार्य भी करता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की योजक द्वारा जुड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण पहचान अगर हम कहें संज्ञा उपवाक्य की, तो उसको की जो योजक है इससे उसको जोड़ा गया है। जहाँ पर की योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक का प्रयोग होता है, वहाँ पर हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है। अब गीता ने कहा, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य। कि वह कल रांची जा रही है, ये की के बाद वाला वाक्य जो है वो क्या है? आश्रित उपवाक्य। मैं जानता हूँ कि वह गरीब है। मैं जानता हूँ, ये प्रधान उपवाक्य। की के बाद वाला वाक्य जो है वो है आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। आगे जानते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा अर्थात सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ये। विशेषण उपवाक्य संज्ञा के विषय में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं कि संज्ञा जो है वो उसमें क्या बताया गया है, उसके बारे में विशेषता क्या है उसकी। विशेषण उपवाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम जो परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम जो अथवा जो से निर्मित अन्य अनेक रूप हैं, जो, जिसके, जिसने, जिसे, जिन्होंने इत्यादि। तो जो, जिसे, जिसने, जिसे, जिन्होंने, तो जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। अब जो, जिसे, जिसने, जहाँ से, जो, इन शब्दों से जो शुरू होते हैं, जो परिश्रम करता है, अब क्या? अब ये अधूरा है, वही सफल होता है। तो यहाँ पर जो से शुरू होने वाला ये जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य है। वही सफल होता है। कौन सफल होता है? अब कौन? तो आश्रित क्या है? जो परिश्रम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिश्रम करता है वो आश्रित उपवाक्य और बाकी प्रधान उपवाक्य। मेरे पास जो घड़ी है वह सोने की है। अब मेरे पास जो घड़ी है वो वह सोने की है। अब जो घड़ी है, अब यहाँ पर बीच में है वह सोने की है। अब यहाँ पर आश्रित उपवाक्य, जो मेरे पास जो घड़ी है वो आश्रित है, वह सोने की है, ये प्रधान उपवाक्य है। अब बात करते हैं तीसरे आश्रित क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य जो है, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण है तो क्रिया की विशेषता ही बताएगा, तो क्रिया की विशेषता बताता है। यह उपवाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जहाँ पर क्रिया विशेषण होता है वहाँ पर जो है क्रिया विशेषण, ये उपवाक्य प्रयोग होता है। इस उपवाक्य से क्रिया के घटित होने की रीति, समय, दिशा, स्थान, कारण, परिणाम इत्यादि की सूचना मिलती है। क्योंकि क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन से? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इस तरह से यहाँ पर रीति, समय, दिशा, स्थान आदि के बारे में ये बताता है। उदाहरण, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब कैसा? जैसा मैं कहता हूँ, कैसा करना है? जैसा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर रीतिवाचक है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। कैसा करना है? जैसा, वैसा ही करो। कैसा करना है? जैसा मैं कहता हूँ। तो जैसा मैं कहता हूँ ये आश्रित उपवाक्य है, वैसा ही करो ये प्रधान उपवाक्य है। जहाँ वह बसती है वहाँ बहुत बड़ा मैदान है। अब कहाँ है? वहाँ बहुत बड़ा मैदान है। कहाँ पर? जहाँ वह बसती है। तो ये प्रधान उपवाक्य और ये आश्रित उपवाक्य, जहाँ जिसने जिस तरह से मैंने विशेषण उपवाक्य में बताया था उससे शुरू होने वाले वाक्य आश्रित हैं। तो यहाँ पर भी जहाँ बसती है वहीं बहुत बड़ा मैदान है। तो यहाँ पर जैसा, जहाँ, तो ये कहाँ पर? ये क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। मैं घर नहीं जा सकूँगा क्योंकि परीक्षा होने वाली है। अब यहाँ पर मैं घर नहीं जा सकूँगा क्योंकि परिणाम बता दिया, क्योंकि परीक्षा होने वाली है, कारण उसका बता दिया है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य।
अब अगर बात करें शब्द कैसे बनाए जाते हैं, शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानते हैं। वाक्य संश्लेषण, दो या दो से अधिक वाक्यों को सार्थक रूप में मिलाकर एकीकृत करने की प्रक्रिया को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। इनमें दो वाक्यों के बीच योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, योजकों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य निर्मित किए जाते हैं। मिश्र वाक्य कैसे बनते हैं, अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। दो वाक्य हैं, अनूप जलोटा ने भजन गाया और श्रोता भाव विभोर हो गए। अब सरल वाक्य में अगर इनको प्रयोग करें, अनूप जलोटा के भजन गाते ही श्रोता भाव विभोर हो गए, दोनों को मिला दिया, लेकिन अनूप जलोटा के ये उद्देश्य हो गया और भजन गाते ही श्रोता भाव विभोर हो गए, ये विधेय हो गया। तो यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, अनूप जलोटा ने भजन गाया और श्रोता भाव विभोर हो गए, यहाँ पर दोनों ही वाक्य स्वतंत्र वाक्य हो गए। अनूप जलोटा ने भजन गाया पूर्ण अर्थ दे रहा है, श्रोता भाव विभोर हो गए, तो यहाँ पर भी ये पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, जब अनूप जलोटा ने भजन गाया, तो ये आश्रित हो गया, तब श्रोता भाव विभोर हो गए। तो कब भाव विभोर हुए, जब अनूप जलोटा ने भजन गाया। इस तरह दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं। रमन ने सांप देखा, वह नदी में कूद पड़ा। अब सरल वाक्य, रमन सांप देखते ही नदी में कूद पड़ा। वाक्य अगर बात करें संयुक्त वाक्य की, रमन ने सांप देखा और वह नदी में कूद पड़ा। तीसरा मिश्र वाक्य, जैसे ही रमन ने सांप देखा वैसे ही वह नदी में कूद पड़ा। अब मुझे लगता है ये जानने के बाद आप वाक्य बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं वाक्य रूपांतरण की। अब वाक्य रूपांतरण हमने बदलने भी हैं, हमें जो है व्याकरण में जो बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो वाक्य बदलने भी आएंगे, वाक्यों का रूपांतरण कैसे किया जाता है अब हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं वाक्य रूपांतरण की। एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण, परिवर्तन कहलाता है। रचना की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के वाक्यों का दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन करने के निम्नवत उदाहरण निम्न हैं, नीचे दिए गए हैं, मतलब निम्नवत नीचे दिए गए हैं उदाहरण। अब देखिए, सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बदलना है तो कैसे करेंगे। रमा सब्जी खरीदने बाजार गई। अब रमा ये सरल वाक्य है, अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। रमा को सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई। अब रमा को सब्जी खरीदनी थी इसलिए वह बाजार गई, यहाँ पर दोनों ही रमा को सब्जी खरीदनी थी स्वतंत्र है, वह बाजार गई ये भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगला उदाहरण, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना। सच बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं, ये है सरल वाक्य। अगर हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे, जो लोग सच बोलते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा विशेषण आश्रित उपवाक्य विशेषता बताई जा रही है, जो लोग सच बोलते हैं ये उसकी विशेषता है, तो विशेषण आश्रित उपवाक्य जो है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है और ये प्रधान उपवाक्य है। तीसरा, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना। वह तांगे पर बैठा और स्टेशन चला गया। अब ये संयुक्त वाक्य है, वह तांगे पर बैठा और स्टेशन चला गया। अब इसको सरल में बदलना है, वह तांगे पर बैठकर स्टेशन चला गया। अगला देखिए, वाक्य मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना। जिस घर में तुम रहते हो वह बहुत महंगा है। तो यहाँ पर जिस घर में तुम रहते हो विशेषता बता दी गई है, तो जो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है वह बहुत महंगा है। अब इसको सरल वाक्य में बदलेंगे, तुम बहुत महंगे घर में रहते हो। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे। अब संयुक्त अध्यापक कक्षा में आए, अब ये पूर्ण वाक्य है, और उन्होंने पढ़ाना आरंभ कर दिया। उन्होंने पढ़ाना आरंभ कर दिया, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। अगर इसको मिश्र में बदलेंगे, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए वैसे ही उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब यहाँ पर मिश्र वाक्य है, मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं चुप रहा। अब यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य हो गया। तो
आशा है आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद से संबंधित जो भी जितने भी संशय थे वो समाप्त हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी है, दुविधा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।